Hi everyone, welcome you all in Madhav Accountancy Classes. Guys, जैसा आप सभी जानते हो हम आप लोगों के लिए वन शॉट वीडियोस लेकर आ रहे हैं हर एक चैप्टर के लिए, ताकि आप लोगों की सीयूईटी की अकाउंट्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए। तो आज अगेन हम आप लोगों के लिए एक चैप्टर लेकर आए हैं जिस चैप्टर का नाम है गुडविल एंड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पूरा का पूरा चैप्टर आपको वन शॉट में हर एक चीज जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सब करवाने वाला हूं। आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि हम बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो आपके एग्जाम में आने वाली है वो बातें करने वाले हैं। तो एंड तक आपको जरूर देखना है। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो को हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहली चीज के साथ। तो देखिए हमारे पास सबसे पहली चीज क्या आ रही है कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या होता है। सबसे पहले, उससे भी पहले एक टर्म जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, या जिसे हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं। उसका मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा है कि पुराना एग्रीमेंट खत्म होना और नया एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में आना, दैट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, या इसे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी बोला जाता है, नॉट फर्म। अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की बात करेंगे तो पूरी की पूरी फर्म क्या हो रही है, बंद हो रही है। तो ये हमारा पहला पॉइंट हुआ जो मैंने अभी आपको बताया। और गाइस, ये सब नोट्स आपकी अपनी ऐप माधव अकाउंटेंसी क्लासेस पर अवेलेबल है। ये बहुत इजी लैंग्वेज में बनाए गए आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप उनको वहां वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट वहां देख सकते हो, इनसे पढ़ सकते हो। तो चलिए गाइस आगे चलते हैं। इसके बाद अब रिकॉन्स्टिट्यूट कब कब होता है, जब रेशो में चेंज हो रहा है, कोई पार्टनर एडमिशन ले रहा है, कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है या उसकी डेथ हो रही है, या एमेलगमेशन, दो फर्म आपस में मिल रही है, तब हमारा क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन। गाइस क्लियर है। इसके बाद अब बात आती है एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि हमारे चैप्टर का क्या नाम है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या हो रहा है, चेंज। तो हमें क्या क्या इसके अंदर सीखना है। पहली बात, आपको गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो उसके बारे में पता होना चाहिए। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना है। उसके बाद जो रिजर्व्स है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस पड़े हुए हैं, उनका क्या ट्रीटमेंट होगा। फिर रीअसेसमेंट ऑफ किसकी, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, ये करना है। और उसके बाद लास्ट आता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो ये सब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केस में यू आर गोइंग टू लर्न, जो आपने प्लस टू में सीखा भी होगा। तो देखिए सबसे पहली चीज जो इसमें आ रही है, जो सबसे पहली चीज आप सीखने वाले हो, दैट इज सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। क्योंकि जब भी रेशियो में चेंज होगा तो क्या होगा, कोई पार्टनर गेन करेगा तो दूसरा पार्टनर क्या करेगा, सेक्रीफाइस। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, किसने गेन किया और किसने सेक्रीफाइस किया। तो सबसे पहली चीज आप क्या निकालोगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कैसे निकलती है, ओल्ड रेशियो में से जब हम न्यू रेशियो को क्या करते हैं, माइनस, और उसके बाद तो ये पॉजिटिव आएगा। अगर ये पॉजिटिव आता है तब वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगी, अदरवाइज अगर वो नेगेटिव आता है तो वो गेनिंग होगा, गेनिंग शेयर होगा। तो गेनिंग रेशियो क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद देखिए पहला हुआ हमने क्या निकाला, सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। अब बात आती है अकाउंटिंग फॉर गुडविल। गुडविल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में सीयूईटी के बारे में खासतौर से बताया गया है कि गुडविल का मतलब, उसका नेचर, उसको फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट, तो ये सब आपको आने चाहिए। तो सबसे पहली बात, गुडविल होती क्या, जो आप पास्ट की एफर्ट्स के कारण जो आप फ्यूचर में एक्सेस कमाने वाले हो, दैट इज कॉल्ड गुडविल। गुडविल हेल्प्स द बिजनेस टू अर्न हायर प्रॉफिट। ठीक है गाइस। उसके बाद वाइड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्यों किया जाता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हम जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं पार्टनर, उसको कंपनसेट किया जा सके, किसके द्वारा, गेनिंग पार्टनर को। ठीक है। इसके बाद नेचर ऑफ गुडविल, ये इंटेंजिबल एसेट है, ये फिक्टिशियस एसेट नहीं है। तो गाइस ये सब नोट्स अवेलेबल है, जैसे मैंने बताया, वहां पढ़ लेना, बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएंगे, बहुत इजी लैंग्वेज में बनाए हुए हैं। इसके बाद नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल अराइज, कब कब गुडविल, आपकी गुडविल की वैल्यू आप करते हो, कब कब उसकी जरूरत पड़ती है गुडविल की वैल्यू की। तो देखिए जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो रहा है, एडमिशन ले रहा है कोई नया पार्टनर, रिटायरमेंट या डेथ हो रही है, उसके बाद एमेलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हो रहा है, या फर्म इज सोल्ड एज गोइंग कंसर्न, फर्म बिक रही है एज गोइंग कंसर्न, मतलब आगे वो चलने वाली है, पार्टनरशिप फर्म इज कन्वर्टेड इनटू कंपनी। ठीक है गाइस। इन सब केसेस में आपको क्या करनी पड़ेगी, गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। ठीक है गाइस। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। एफिशिएंट मैनेजमेंट, अच्छी होगी मैनेजमेंट तो गुडविल ज्यादा होगी। फेवरेबल लोकेशन, अच्छी होगी लोकेशन, गुडविल ज्यादा होगी।
फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट, हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं अगर वो हमारी फेवर में होंगे तो उसकी गुडविल ज्यादा होगी। लॉन्ग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, जितना पुराना होगा उसकी गुडविल उतनी ज्यादा होगी। एडवांटेज ऑफ पेटेंट, अगर कोई ऐसी चीज है जिसको केवल हम ही बना सकते हैं क्योंकि हमारे पास उसका पेटेंट है तो डेफिनेटली हमारी गुडविल ज्यादा होगी। मार्केट सिचुएशंस, अगर वो क्या है हमारे अकॉर्डिंग है, मतलब हमारे अकॉर्डिंग जो है मार्केट की सिचुएशंस है तो डेफिनेटली गुडविल ज्यादा होगी। रिस्क इन्वॉल्व, जिस बिजनेस में रिस्क कम होगा तो उसमें लोग हर कोई जाना चाहेगा क्योंकि चाहेगा कि हमारा कोई लॉस ना हो, ठीक है, उसकी गुडविल ज्यादा होगी। नेचर ऑफ बिजनेस जो आपने पढ़ा है पेरिशेबल एंड लॉन्ग इलास्टिक वाला, ठीक है। उसके बाद क्वालिटी, अगर आपकी क्वालिटी बिजनेस जो आप प्रोडक्ट दे रहे हो या सर्विसेज उसकी क्वालिटी अच्छी है, आप बहुत अच्छी क्वालिटी दे रहे हो तो डेफिनेटली उसकी आपकी क्या होगी, गुडविल अच्छी होगी। उसके बाद पास्ट परफॉर्मेंसेस अगर आपकी अच्छी रही होगी तो गुडविल डेफिनेटली अच्छी होगी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल में सबसे पहला आता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। AS26 क्या कहता है, ध्यान से सुनना, जो आपने पढ़ा भी है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल हम क्या नहीं करते, उसको बुक्स में नहीं दिखाते हैं क्योंकि उसके लिए हम क्या मनी और मनी वर्थ पे नहीं करते हैं, ठीक है गाइस, दैट इज योर सेल्फ जनरेटेड गुडविल। उसके बाद परचेज गुडविल, इसको बुक्स के अंदर दिखाया जाता है, इसको गुडविल अकाउंट डेबिट किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि हम इसके लिए मनी और मनी वर्थ क्या करते हैं, पे करते हैं, ठीक है गाइस। अब बात आती है, ये तो हमने पढ़ा गुडविल के मीनिंग के बारे में, फैक्टर्स वगैरह ये सब पढ़ा। अब बात आती है मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। देखो दो बातें हम यहाँ पर करते हैं गुडविल के अंदर, दो बातें। एक तो पहली बात आप क्या करते हो, वैल्यू करते हो गुडविल को, और दूसरा ट्रीट करते हो, ट्रीटमेंट। पहले हम वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं कि गुडविल की वैल्यू क्या होगी, तो इसको डिफरेंट मेथड से हम कर सकते हैं। पहला एवरेज प्रॉफिट, दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, चौथा कैपिटलाइजेशन मेथड। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखिए एवरेज प्रॉफिट मेथड बहुत आसान, आपने पढ़ा भी है। एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या कहता है, देखिए एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या कहता है कि गुडविल कैसे आएगी, दैट इज एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा, मान लीजिए उसने बोला कि पिछले 3 सालों का एवरेज ले लो, ठीक है, तो आपके पास 3 इयर्स का क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट है, ठीक है। 3 इयर्स का नॉर्मल प्रॉफिट, उसको आपने क्या किया, ऐड किया, डिवाइड किया, नंबर ऑफ ईयर्स से 3 से आपने डिवाइड किया, दैट वुड बी योर एवरेज प्रॉफिट। ये आपने सीखा ही है। अब बात आती है कि एवरेज प्रॉफिट निकालते समय आपको बहुत ध्यान क्या रखना है। जैसे नॉर्मल प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट मान लीजिए 1 साल का, लेट्स सपोज 2023 के एंड का, 2022 के एंड का और 2021 के एंड का, ठीक है, ये आपके नॉर्मल प्रॉफिट है। इनमें आपको क्या करना है, मेन कंसिडरेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हो रहा है, ठीक है, एबनॉर्मल लॉस हुआ है 2023 में, तो वो माइनस हुआ होगा, उसको आपको एड बैक करना है, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट हम यहाँ पर ले रहे हैं, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम फ्यूचर में भी इतना कमाने वाले हैं, ठीक है। तो जो हमारा क्या हुआ है एबनॉर्मल लॉस, हमें उसे एड बैक करना है, वो माइनस हुआ होगा क्योंकि वो फ्यूचर में होने वाला नहीं है, एबनॉर्मल जो बार बार नहीं होता है, तो हमने उसको एड बैक कर दिया एबनॉर्मल लॉसेस को, ठीक है। तो इन सालों में कोई भी क्या है एबनॉर्मल लॉसेस होंगे तो उसको एड बैक कर दिया जाएगा। कोई भी एबनॉर्मल इनकम है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, माइनस, क्योंकि वो बार बार नहीं होगी, वो ऐड हुई है, उसको हटा दिया जाएगा। एज वेल एज इनकम फ्रॉम अदर बिजनेस, कोई भी इनकम हो रही है किससे, अदर बिजनेस से, फ्रॉम अदर बिजनेस जो हमारे बिजनेस से रिलेट नहीं है वो ऐड हुई होगी, उसको भी माइनस किया जाएगा। तो ये सब चीजें आप क्या करते हो वाइल कैलकुलेटिंग क्या एवरेज प्रॉफिट, तो हर साल के जो प्रॉफिट्स है उसमें से इन सबको ऐड और माइनस करते हो, तब जाकर आपका क्या आएगा, हर साल का क्या आएगा, प्रॉफिट्स आएगा, पहले साल का, दूसरे साल का, फिर आएगा आपका तीसरे साल का, उनका टोटल करोगे, फिर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, मान लीजिए 3 है, 3 से डिवाइड करोगे, तब जाकर एवरेज प्रॉफिट आएगा आपका, और उसको आप क्या करोगे, नंबर ऑफ इयर्स परचेज से क्या करोगे, मल्टीप्लाई, दैट वुड बी गुडविल। और ये गुडविल कौन सी आएगी, ये फर्म की गुडविल आएगी, गाइस क्लियर है। तो यही बातें यहां पर बोली गई है। देखिए पहले आप क्या करोगे, नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द पास्ट ईयर आर टोटल, टोटल करोगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, उसको एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकालोगे, उसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करोगे, और उसके बाद एवरेज प्रॉफिट को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। उसके बाद वैल्यू ऑफ गुडविल आएगी एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये आपका फॉर्मूला आ गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन जो अभी मैंने बताया कि आपको क्या क्या एडजस्ट करना है, नॉन बिजनेस प्रॉफिट और लॉसेस आपको इनको एडजस्ट करना है, ठीक है। एबनॉर्मल गेन्स और लॉसेस उसको करना है। कैपिटल एक्सपेंडिचर बीइंग अकाउंटेड एज रिवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू मान लिया तो उससे आपके प्रॉफिट क्या क्या हो गए होंगे, कम हो गए होंगे, तो उनको ऐड बैक करना पड़ेगा, गलत हुआ है। रिवेन्यू एक्सपेंसेस नॉट हैविंग बीन अकाउंटिंग, आपने रिवेन्यू एक्सपेंसेस, कोई रिवेन्यू एक्सपेंसेस है सैलरी एंड ऑल, उसको क्या नहीं किया, दिखाया नहीं है, तो आपको माइनस करना पड़ेगा, उससे प्रॉफिट कम हो जाएंगे। और कोई एरर
हुई है आपकी पास्ट में, तो उन सबको भी एडजस्ट करना है। क्या क्या कैलकुलेट करते हुए? नॉर्मल प्रॉफिट। गाइस क्लियर है? उसके बाद नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है कि आप जो आपकी आज तक की एफर्ट्स है उससे आप फ्यूचर में कितने सालों तक उसका आपको बेनिफिट मिलने वाला है, आज तक की एफर्ट्स का, क्योंकि आज रेशो में चेंज हो रहा है। आज तक की एफर्ट्स का आपको फ्यूचर में कितने सालों में आज तक की एफर्ट का आपको बेनिफिट मिलने वाला है, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ इयर्स परचेज। गाइस क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट मेथड आता है आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये क्या कहता है? वेटेड एवरेज क्या कहता है? ये तो आपने पढ़ा एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज क्या कहता है? अगेन मान लीजिए हमने क्या लिया, 2023, 2023, 2022 और 2021, ठीक है, 3 सालों का हमने क्या लिया, हमने नेट प्रॉफिट लिया, ठीक है। अगेन इसको भी एडजस्ट करना है, जो मैंने ऊपर बात की है वो एडजस्ट तो करना ही है। मान लीजिए कोई एबनॉर्मल लॉस और गेन है, इन सबको एडजस्ट करना है। करने के बाद उसमें तो हमने सबके लिए इक्वल वेट लिया, 111। अब हम क्या करेंगे, हम जो सबसे रिसेंट ईयर होगा उसको ज्यादा वेट देंगे, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, कमाने वाले हैं। मान लीजिए हमारा 2021 में प्रॉफिट हुआ था 1 लाख, अब हुआ 2 लाख, अब क्या हुआ 3 लाख। अब फ्यूचर में जो प्रॉफिट होगा वो 1 लाख के ज्यादा क्लोजेस्ट होगा या 3 लाख के? डेफिनेटली 3 लाख। तो हम ज्यादा वेट किसको देंगे? 3 लाख। तो 3 वेट इसको दिए जाएंगे, 2 वेट इसको दिए जाएंगे, 1 वेट इसको दिया जाएगा। और इसको फिर इससे क्या किया जाएगा, 3 लाख इंटू 3 दैट वुड बी 9 लाख, 2 लाख इंटू 2 4 लाख, और 1 लाख इंटू 1 दैट वुड बी 1। ठीक है, 9 4 13 और 1 14, 14 लाख ये आ गया। और इस जो वेट दिए हैं इसको भी टोटल किया जाएगा, दैट वुड बी 6। तो 14 लाख डिवाइड बाई 6, तो इससे हमारा क्या आएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ऑलराइट गाइस, और इसको गुडविल कैसे निकाली जाएगी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय में नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये आपका सेकंड मेथड हुआ। आई होप ये भी आपको समझ आया होगा। तो यही सब बातें यहां पर बोली गई है, तो आप देख लेना। और इसके बाद इंपॉर्टेंट बात क्या बोल गई है, इसमें एक चीज मैं सबसे इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड कहां पर यूज होता है, जहां पर ट्रेंड्स या तो राइज कर रहे हैं या डिमिनिश कर रहे हैं। मतलब या तो आपके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं हर साल, या आपके प्रॉफिट्स डिमिनिश मतलब डिक्लाइन कर रहे हैं हर साल। वेटेड एवरेज प्रॉफिट वहां पर ज्यादा बेटर माना जाता है, ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है। इसके बाद गाइस आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है सुपर प्रॉफिट मेथड। देखिए सुपर प्रॉफिट मेथड हमारा क्या है, ध्यान से समझना। सुपर प्रॉफिट क्या कहता था, सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या है, जो हम दूसरों से ज्यादा कमाते हैं। ठीक है, अब दूसरों से ज्यादा कमाने का मतलब क्या हुआ कि हम कितना कमा रहे हैं और दूसरे कितना कमा रहे हैं, दोनों की कैपिटल सेम है। कैपिटल इंप्लॉयड, कैपिटल इंप्लॉयड मान लीजिए 10 लाख, ठीक है, मतलब कैपिटल हमने लगाई है, उन्होंने भी, दूसरे वालों ने भी 10 लाख लगाई है, हमने भी 10 लाख लगाई है। हम 10 लाख से कमा रहे हैं 2 लाख, लेकिन दूसरे 10 लाख से कमा रहे हैं 1.5 लाख, सेम कैपिटल पर। तो हम दूसरों से कितना ज्यादा कमा रहे हैं, दैट इज 50,000 हम दूसरों से क्या कमा रहे हैं, ज्यादा। दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट, इसे ही सुपर प्रॉफिट बोला जाता है। ठीक है, और फिर गुडविल कैसे निकाली जाएगी, सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। मान लीजिए हमें इसका बेनिफिट अगले 3 सालों में मिलने वाला है, तो 50,000 इंटू में 3 दैट वुड बी कितना आ जाएगा, 1,50,000। ऑलराइट गाइस, तो इस तरीके से हम गुडविल कैलकुलेट, और अगेन जो अभी तक तीनों हमने गुडविल निकाली है तीनों मेथड से, तो उससे फर्म की गुडविल आएगी। ठीक है, तो 1,50,000 फर्म की क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। अब इसके अंदर जो बात ध्यान रखनी है, देखिए हम कमा रहे हैं दैट इज 2 लाख, ये क्या होगा, जो हमने ऊपर बात की है एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, जो हम कमा रहे हैं दैट इज आवर एवरेज। जैसे हमने ऊपर बात की नॉर्मल प्रॉफिट है, कोई गेन और लॉस है, जो हम एबनॉर्मल गेन और लॉस, उनको एडजस्ट करने के बाद हम अपना एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे जो हम कमा रहे हैं। ऑलराइट, और दूसरा नॉर्मल प्रॉफिट, ये नॉर्मल प्रॉफिट कहलाता है। ये एवरेज प्रॉफिट है जो हम कमा रहे हैं, ये हमारा क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट। ये कैसे निकाला जाएगा, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय में रेट ऑफ रिटर्न। ये आपको गिवन होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड और रेट ऑफ रिटर्न। जैसे कैपिटल एम्प्लॉयड आपका कितना, 10 लाख, रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 15%। ठीक है, कि सभी 15% कमा रहे हैं, मतलब कितना कमा रहे हैं, 1.5 लाख। ठीक है, तो कैपिटल इंप्लॉय मल्टीप्लाई बाय में रेट ऑफ रिटर्न, तो ये आपका आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। तो हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को क्या करेंगे, माइनस, दैट वुड बी सुपर प्रॉफिट। फिर सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। ठीक है गाइस, अब यहां पर एक चीज और बताना चाहूंगा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो कैपिटल इंप्लॉयड है, कैपिटल इंप्लॉयड को निकालने के दो तरीके, एक तो हमारी होती है कौन सी अप्रोच, लाइबिलिटी अप्रोच, और एक होती है एसेट अप्रोच। ठीक है गाइस, लाइबिलिटी अप्रोच क्या कहती है कि आपको क्या लेना है, एक तो आपको कैपिटल लेनी है, और उसके बाद सेकंड और क्या ऐड करना है कैपिटल इंप्लॉयड के लिए, रिजर्व्स। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और एसेट अप्रोच के लिए मान लीजिए मैं सिंपल बैलेंस शीट बनाता हूं, देखिए
बैलेंस शीट में आपके पास क्या होती है, यहाँ पर एसेट्स होते हैं, यहाँ पर लाइबिलिटीज, यहाँ पर कैपिटल ले लेता हूँ, और यहाँ पर क्या होती है आउटसाइड लाइबिलिटी, ठीक है, और यहाँ पर कैपिटल के साथ रिजर्व भी ले लेता हूँ, ठीक है। ये तो हुआ लाइबिलिटी अप्रोच, आपने कैपिटल प्लस रिजर्व को क्या कर दिया ऐड। अब एसेट अप्रोच है, तो एसेट अप्रोच के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एसेट अप्रोच के लिए क्या निकालना है, ये चीज निकालनी है। तो आप क्या करोगे, एसेट में से आउटसाइड लाइबिलिटीज को, एसेट्स में से आउटसाइड लाइबिलिटीज को क्या कर दूंगा माइनस, तब जाकर हमारा क्या आएगा, दैट वुड बी कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है गाइस। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब आप कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करोगे तो आपको गुडविल अगर बुक्स में अपीयर कर रही है, ठीक है। दूसरा, कोई भी डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि उससे फ्यूचर में कोई, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं कि आज तक की एफर्ट्स के कारण हम फ्यूचर में कितना कमाने वाले हैं, तो इनसे कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, या हमने दूसरी कंपनी में जो पैसा लगाया हुआ, दैट इज कॉल्ड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उससे हमारे बिजनेस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो गुडविल, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये सबको आपको हटाना है, माइनस करना है। मतलब कैपिटल प्लस रिजर्व निकालने के बाद, कैपिटल ऐड करने के बाद रिजर्व, इनमें से अगर गुडविल दी हुई है, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, इनको भी क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और एसेट में से इन सबको हटाने के बाद फिर आपको एसेट लेनी है, ठीक है गाइस। तो ये चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी है while calculating capital employed, ठीक है। अब बात है, एक चीज और इसमें बताना चाहूंगा, इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती है, वन इज ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जब हम अपने ही बिजनेस को बढ़ाने के लिए हम इन्वेस्ट करते हैं दूसरी कंपनी में, मान लीजिए हमने क्या किया, रेमंड का क्या ले लिया, रेमंड की एजेंसी ले ली, तो हमने रेमंड में इन्वेस्ट किया, क्यों, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, दैट इज कॉल्ड ट्रेड इन्वेस्टमेंट। जब हम दूसरी कंपनी के शेयर और डिबेंचर में पैसा लगा रहे हैं केवल रिटर्न के लिए कि इंटरेस्ट मिल जाए, डिविडेंड, दैट इज कॉल्ड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है गाइस। तो इससे ये तो इंक्लूड की जाएगी, क्योंकि इससे तो हमारा बिजनेस बढ़ रहा है, लेकिन इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, इसको हटाया जाएगा, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बोली जाती है, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ इन्वेस्टमेंट, ये नहीं बोला कि ट्रेड है या नॉन ट्रेड, तो आप उसको नॉन ट्रेड मानोगे और उसको हटाया जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है व्हाइल कैलकुलेटिंग सुपर प्रॉफिट मेथड। ये सब A to Z एक एक चीज मैंने इसके अंदर बताई हुई है, आप इन नोट्स को जरूर देखना गाइस, आपको पढ़ते ही सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगेन, जो हमारी ऐप है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, वो उसको डाउनलोड करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इवन अकाउंट्स एज वेल एज इको के लिए भी हम आपके लिए बहुत अच्छे नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है गाइस। आगे चलते हैं, देखिए इसके बाद नेक्स्ट आता है, ये सब मैंने आपको बता दिया। इसके बाद नेक्स्ट आता है कैपिटलाइजेशन मेथड। देखिए कैपिटलाइजेशन मेथड क्या कहता है, कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन बहुत आसान कैपिटलाइजेशन मेथड, इसमें दो तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से सुनोगे एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। एक तो कैपिटलाइजेशन किस मेथड से, एवरेज प्रॉफिट, दूसरा सुपर प्रॉफिट, ठीक है। अब ये क्या है, पहले कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, सबसे पहले आपको क्या निकालना कि आपने कितनी कैपिटल लगाई हुई है, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड जो मैंने अभी ऊपर बताया, सेम वही तरीका, कितना आपने कैपिटल लगाया हुआ। दूसरा और क्या निकालना पड़ेगा, ये तो आपने कितनी कैपिटल लगाई है, दूसरा आपका जो एवरेज प्रॉफिट है, इस एवरेज प्रॉफिट को कमाने के लिए कितनी कैपिटल लगनी चाहिए। मान लीजिए आपका एवरेज प्रॉफिट है 5, ठीक है, ध्यान से सुनना, और 10% रेट ऑफ रिटर्न, तो ये बताओ सिंपल सी बात कि इस 5 लाख को कमाने के लिए कितनी कैपिटल लगी होनी चाहिए, 50 लाख, नॉर्मल बात है। तो 50 लाख का 10% तभी तो 5 लाख कमाएंगे। तो दैट इज कॉल्ड कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इसे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट बोला जाता है। ये कैसे निकालते हैं, जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मल्टीप्लाई बाय वही 100 हो जाएगा। तो इससे हमारा आ गया 50 लाख आ गया। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, और हमने लगाई है 45 लाख कैपिटल। अच्छा मुझे बताओ, हमने कम लगाई है या ज्यादा लगाई है, कम लगाई है, तब भी हम कितना कमा रहे हैं, 5 लाख। दूसरे लगा रहे हैं 50 लाख, तब भी वो कितना कमा रहे हैं, 5 लाख। तो क्या हम कम पैसा लगाकर उतना ही प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हमारी गुडविल के कारण। तो हम कैसे निकालेंगे, गुडविल आ जाएगी यहां से, दैट वुड बी 50 लाख कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट
माइनस में 45 लाख, दैट वुड बी 5 लाख, ये हमारी क्या कहलाएगी, गुडविल। ठीक है गाइस, उसके बाद है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट क्या कहता है, सिंपल है, सुपर प्रॉफिट आपको निकालना आता है। कैसे निकालते हो सुपर प्रॉफिट, मैंने बताया था, जो आपका एवरेज प्रॉफिट जो आपको मारे हो माइनस नॉर्मल प्रॉफिट अभी बताया। ठीक है, तो उससे हम गुडविल कैसे निकालेंगे, सिंपल, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय में 100, जो अमाउंट आएगा वो आपकी क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। ठीक है गाइस, तो ये सब आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ये हमने गुडविल को वैल्यू किया, इन सब से क्या हुआ देखो, ये सब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ये मैंने आपको बताया। ये सब हमने क्या किया, वैल्यू किया। मैंने क्या बोला, गुडविल में दो बातें होती है, एक तो आप गुडविल को क्या करते हो, वैल्यू, पहले तो उसकी वैल्यू निकालोगे, अब बात आई उसका क्या किया जाएगा, ट्रीटमेंट। ये बात ध्यान रखनी है गाइस, अब ट्रीटमेंट किया जाएगा। लेट्स सपोज हमारी गुडविल की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है गाइस, 5 लाख। देखो यहाँ पर 5 लाख आई, अब हमने गुडविल की वैल्यू लगाई, दैट इज 5 लाख। ठीक है, ये 5 लाख आ गई। अब हमें इसको क्या करना है, ट्रीट करना है। ठीक है, जो पार्टनर क्या करता है, गेन करता है, जो पार्टनर गेन कर रहा है, क्योंकि उसे फ्यूचर में प्रॉफिट ज्यादा मिलने वाला, तो वो कंपनसेट करेगा किसको, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। मान लीजिए एबीसी 3 पार्टनर है। ठीक है, पहले उनकी रेशो थी 3:2:1, अब हो गई उनकी 1:2:3। ठीक है, पार्टनर सेम है, पार्टनर में चेंज नहीं हुआ, लेकिन उनकी रेशो में चेंज हुआ है। देखो ए की अगर मैं बात करूं, ए के बारे में, ए का गेन हुआ है सेक्रीफाइस, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो माइनस 1/6, 2/6। ए ने क्या किया, सेक्रीफाइस, क्योंकि पहले उसका 3/6 था, अब हो गया 1/6। और बी 2/6, 2/6 कुछ भी नहीं किया। सी की अगर बात करूं, ये ए है, अगर मैं सी की बात करूं, पहले था 1/6, अब हो गया 3/6, माइनस आ रहा है तो 2/6, इसने क्या किया, गेन। तो सी को क्या मिल रहा है, 2/6 ज्यादा मिल रहा है, तो उसको कंपनसेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कंपनसेट, किसके लिए, जो ये फर्म की गुडविल है, 5 लाख इंटू में 2/6, जो भी अमाउंट, मान लीजिए मैं इसको 6 लाख ले लेता हूँ, इजी कर देता हूँ, तो ये आ गया कितना, 2 लाख। तो किसको देना पड़ेगा, सी को देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा, ए को, क्योंकि उसने क्या किया, सेक्रीफाइस। तो उसकी कैपिटल या करंट किसकी, सी की डेबिट हो जाएगी, तो एंट्री वुड बी सीज कैपिटल या करंट, अगर फिक्स है। ठीक है, अकाउंट डेबिट, टू में क्या हो जाएगा, टू में क्या होगा गाइस, किसको दिया जाएगा, दैट वुड बी एज कैपिटल और करंट। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये हमारा ट्रीटमेंट हुआ। ट्रीटमेंट में क्या बोला जाता है कि जो पार्टनर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, वो कंपनसेट करेगा किसको, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है गाइस, तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो आप गेन और गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो आप पढ़ चुके हो, वहां से गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो आप निकाल लोगे, और वहां से आप इसका क्या कर दोगे, आप इसकी जर्नल एंट्री क्या कर दोगे, पास कर दोगे। और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें आपको समझ आनी चाहिए, हमने यहाँ पर देखो गुडविल की वैल्यू लगाई गई है 6 लाख, ये फर्म की गुडविल है। हमने यहाँ पर जब एंट्री की, कहीं भी गुडविल अकाउंट यूज नहीं किया गया, क्योंकि ये परचेज गुडविल नहीं है। माइंड इट गाइस, ये परचेज गुडविल नहीं है। ये कौन सी गुडविल है, जो वैल्यू की जा रही है एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, इसलिए यहां पर कहीं भी गुडविल अकाउंट यूज नहीं हुआ है। यहां पर जो एंट्री होगी विद कैपिटल और करंट अकाउंट होगी। ठीक है गाइस, तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। आगे चलते हैं, देखिए इसके बाद ये सारा वही है जो मैंने पढ़ा है। इसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल, बहुत आसान है। अगर गुडविल आपकी बुक्स में अपीयर कर रही है तो उससे क्या किया जाता है, इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल आसान है। इसे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइड किया जाएगा। गुडविल क्या होती है, एसेट, उसको खत्म किया जाएगा टू गुडविल, और पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट, तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट, देखिए टू में क्या हो जाएगा, गुडविल। ठीक है गाइस, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, दैट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। देखिए जो हमारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है किसका, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किसका, रिजर्व का, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का एंड लॉसेस। ठीक है, पहले हम बात करते हैं रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की। ठीक है, क्योंकि ये रिजर्व कब इकट्ठे किए गए, कब किए गए, उससे जब रेशियो में चेंज हो रहा है उससे पहले के ये सारे रिजर्व है। ये किससे बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं ओल्ड पार्टनर से। तो जब भी रेशियो में चेंज होगा तो इसे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइड किया जाएगा, तो एंट्री वुड बी रिजर्व खत्म होगा, रिजर्व अकाउंट डेबिट। ठीक है, उसके बाद एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वो भी खत्म होगा, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस कुछ भी है रिजर्व में, जनरल रिजर्व, कॉन्टीजेंसी रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। टू में क्या हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स में इन ओल्ड रेशो, उससे उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और लॉसेस है, लॉसेस भी जब प्रॉफिट दिए जा रहे हैं लॉसेस भी डिवाइड करने पड़ेंगे, तो लॉसेस डिवाइड करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, ये डेबिट बैलेंस है।
ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, तो इसकी एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो, उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट ओल्ड रेशो में, टू में कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस का क्या है, डेबिट बैलेंस है, कोई भी एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, कोई भी डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी कि रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का क्या ट्रीटमेंट होगा। अब बात आई, देखो मैं बात कर रहा हूँ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और जो आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है आपका 1 लाख, ठीक है, मान लीजिए 2 पार्टनर है, आप और मैं, हमारी ओल्ड रेशो है 1:1, अगर इसके अगेंस्ट कोई भी लाइबिलिटी नहीं है तो इसे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में क्या कर दिया जाएगा, डिवाइड, तो एंट्री वुड बी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू में ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो, ठीक है, टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, अगर फ्लक्चुएटिंग है 50 और 50 हम दोनों में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर देखो अब बात आई, अगर उसके अगेंस्ट लाइबिलिटी है, इसमें 3 ऑप्शन आते हैं। ठीक है, अगर लाइबिलिटी हमारी कितनी है 50,000 और अगर लाइबिलिटी है हमारी 1 लाख, ठीक है, मतलब इससे रिजर्व से कम है, रिजर्व के इक्वल है या रिजर्व से ज्यादा। ठीक है, अब बात आई अगर रिजर्व से कम है लाइबिलिटी, तो हम एंट्री क्या करेंगे, हम तो रिजर्व खत्म करेंगे पूरा, अकाउंट डेबिट कितना आ जाएगा 50,000, सॉरी रिजर्व है 1 लाख का। ठीक है, 2 में ये 50,000 लाइबिलिटी है, ये हमें देनी है, तो 2 में प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम दैट वुड बी 50,000 और बाकी जो बच गया उसे ओल्ड पार्टनर्स में इन ओल्ड रेशो क्या कर दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है गाइस, इसके बाद देखिए आगे क्या बोला गया, अगर हमारी क्या है 1 लाख तो क्या होगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1 लाख और प्रोविजन में डाल दिया जाएगा 1 लाख। अब कुछ भी पार्टनर्स में क्या नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा। अब बात आई 1,50,000, देखिए 1,50,000 के केस में क्या होगा बताइए, तो ये एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये तो है कितना 1 लाख और लेकिन प्रोविजन में कितना जाएगा, लाइबिलिटी हमारी कितने की, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना है 1,50,000। तो ये देखो लाइबिलिटी बढ़ रही है, जब भी एसेट और लाइबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी उसे रीवैल्यूएशन में डाला जाता है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 50,000 और रीवैल्यूएशन का दूसरा नाम है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, ये आपको ध्यान रखना है गाइस, क्लियर है। और रीवैल्यूएशन इसको भी आपको खत्म करना है, ये लॉस है तो इससे पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी, तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट इन ओल्ड रेशो, याद रखिए ओल्ड रेशो में 2 में क्या हो जाएगा, रीवैल्यूएशन। तो ये आपको कॉन्सेप्ट हुआ किसका, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या कहता है, ध्यान से सुनना। पहली बात देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्यों बनाया जाता है, अगर किसी वर्कर को काम करते समय चोट लग गई तो उसको कंपनसेट करने के लिए। ठीक है, ये देखो हमने क्या बात की कि ये रेशियो में चेंज होने से पहले तक का बना हुआ है, इसमें पार्टनर्स के प्रॉफिट डाले गए तो ये बिलोंग करता है ओल्ड पार्टनर्स में, तो ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दिया। सेम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्यों बनाया जाता है, हमने किसी अदर कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो वहां पर अगर उसकी वैल्यू कम हो गई तो इस रिजर्व में से उस जो वैल्यू कम हुई है, लॉस हुआ है, तो इस रिजर्व में से उसको यूज किया जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया हुआ है 1 लाख का। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट की हमारी जो वैल्यू है दैट इज 5 लाख। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर 5 लाख ही है तो कोई कम नहीं हुआ है, तो ये एज इट इज पड़ा हुआ है। ये किससे बनाया गया है, पार्टनर्स के प्रॉफिट में से, ओल्ड पार्टनर्स के, तो इसे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड कर दिया जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो में क्या कर दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर कम हो गई है, ध्यान से समझना, अगर कम हो गई है, लेट्स सपोज कम हो गई है, इसके भी आगे 3 ऑप्शन आते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू वैल्यू हो गई है 4,50,000, उसकी वैल्यू हो गई है 4 लाख और इसकी वैल्यू रह गई है 3 लाख। ठीक है, अब देखो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी 5 लाख, हो गई 4,50,000 कम हो गई, तो किससे यूज किया जाएगा, रिजर्व से। देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है आपका कितने का, 1 लाख। 2 में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है कितने की, 50,000, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को कम करना पड़ेगा, इसमें से यूज हो गया रिजर्व में से 50, बाकी 50 अभी भी बचा हुआ है, तो इससे क्या किया जाएगा, 2 में ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो क्या कर दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा। ए और बी में 25-25, अगर रेशो 1:1 है, टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल या करंट जैसे भी हो, अगर उसकी वैल्यू हो गई है 5 लाख से 4 लाख, अब 1 लाख ही उसकी वैल्यू कम हुई है, 1 लाख ही रिजर्व में, अब पार्टनर्स में कुछ भी बटेगा नहीं, तो एंट्री वुड बी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट दैट वुड बी 1 लाख और 1 लाख। ठीक है गाइस, अब उसकी वैल्यू हो गई 3 लाख, बहुत ध्यान से समझना गाइस, 3 लाख हो गई, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपके पास कितना है, 1 लाख,
टू इन्वेस्टमेंट, लेकिन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो आपको 2 लाख से कम करनी पड़ेगी क्योंकि 5 थी 3 रह गई है। तो ये किस में जाएगा, अगेन एसेट की वैल्यू कम हो रही है रीवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है। कितना हो जाएगा, दैट वुड बी सॉरी 1 लाख हो जाएगा। और ये अगेन लॉस है, जैसे मैंने अभी पिछली एंट्री में वर्कमैन कंपनसेशन में बताया था, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो में क्या कर दिया जाएगा, डेबिट, टू में क्या हो जाएगा, रीवैल्यूएशन। गाइस क्लियर है। अब लास्ट इससे रिलेटेड आता है, ये भी तो हो सकता है एसेट की वैल्यू बढ़ जाए, यस भैया बिल्कुल हो सकता है। मान लीजिए हमारी इन्वेस्टमेंट है कितने की, 5 लाख की, रिजर्व बनाया हुआ है कितने का, हमने 1 लाख का, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई 5,50,000। अब बताओ क्या रिजर्व का यूज हुआ, नहीं हुआ। ये किससे बिलोंग करता है, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। तो इसको बांटना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ये 1 लाख क्या किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा। अब एसेट की वैल्यू बढ़ाई जाएगी, जब कम होगी तब भी रीवैल्यूएशन में जाएगा, जब बढ़ेगी तब भी रीवैल्यूएशन में जाएगा। तो एंट्री वुड बी इन्वेस्टमेंट टू रीवैल्यूएशन। कितनी बढ़ रही है, 50,000। और ये रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो रहा है, इसे भी ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड किया जाएगा। तो एंट्री वुड बी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, टू में क्या हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। गाइस क्लियर है। तो ये एंट्री हमारी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स की होती है। गाइस क्लियर है। तो हमने सारे बातें कर ली, रिजर्व्स की, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की, लॉसेस की, सब हमने बातें कर लिया है। अब जो हमारे पास अगला टॉपिक आ रहा है, देखिए गाइस, ये हमने सारी बातें कर ली है यहाँ पर। ये सारा मैंने डिटेल आपको बहुत कंसाइज वर्ड्स में, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है यहाँ पर, ताकि आपको क्लैरिटी ना हो। देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आ गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के केसेस हैं जो बनते हैं वो आ गए। उसके बाद यहाँ पर आ गया, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारे पास, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अगर एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, क्योंकि जब भी रेशियो में चेंज होगा तो एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू को क्या किया जाएगा, दोबारा रिवाइज किया जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे गाइस, देखो अगर एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो एसेट अकाउंट डेबिट होगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट, और वो किस में जाएगा, रीवैल्यूएशन, ठीक है। इसका दूसरा नाम मैंने अभी बताया, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है जिसके बारे में पहले नहीं पता, अब पता चल गया, तो वो भी एसेट बढ़ेगी। तो यहां पर मैं अनरिकॉर्डेड एसेट भी लिख दूं, अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, ठीक है। अगर लाइबिलिटीज की वैल्यू कम हो रही है तो भी क्या होगा, लाइबिलिटीज की वैल्यू बढ़ती है, क्रेडिट होता है, और अगर कम होती है तो वो डेबिट होगा। तो यहां पर क्या होगा, अनरिकॉर्डेड सॉरी लाइबिलिटीज की वैल्यू अगर क्या हो रही है, कम, क्योंकि हमें बेनिफिट होगा। देखो अनरिकॉर्डेड एसेट आएंगे, बेनिफिट होगा, एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, बेनिफिट होगा, लाइबिलिटीज हमें कम देनी पड़ेगी तब भी बेनिफिट होगा। तो टू में क्या हो जाएगा, रीवैल्यूएशन, ये आपने किया है। उसके बाद अगर लाइबिलिटीज की वैल्यू बढ़ रही है तो हमें नुकसान होगा, तो क्या होगा, टू में लाइबिलिटीज क्रेडिट होता है। अगर हमारी एसेट की वैल्यू कम होती है तो भी क्रेडिट होगा, ठीक है। अगर हमारी कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आती है तो भी हमें नुकसान होगा, तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। तो यहां पर रीवैल्यूएशन क्या होगा गाइस, अकाउंट डेबिट। पहली बात, रीवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है, दैट इज नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल, ठीक है। जब हमें क्या होगा, लॉस होगा तो हम डेबिट करते हैं, अगर हमें फायदा होगा तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक अकाउंट बनाते हैं, ध्यान से सुनो, हम एक अकाउंट बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। जब भी क्या होगा, हमें बेनिफिट होगा, किससे बेनिफिट होगा, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट आ रही है, लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो रही है, तो वो यहाँ आएंगे, क्रेडिट पे फायदा होगा। अगर हमारी एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो डेबिट होगा, अगर हमारी लाइबिलिटी की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो डेबिट होगा। और अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आ रही है तो यहाँ होगा। अगर वही नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट साइड मान लीजिए 10 लाख है, डेबिट साइड क्या है 8 लाख, तो हमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो ये किससे बिलोंग करता है, ये ओल्ड पार्टनर से, ओल्ड रेशियो में। तो इसे ओल्ड पार्टनर में टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो, उनमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा और ये अकाउंट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो इसका मतलब प्रॉफिट हुआ तो क्या एंट्री हुई, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, उससे उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी, टू में पार्टनर्स कैपिटल या करंट जैसा भी होगा, ठीक है, उसमें डिवाइड कर दिया जाएगा ओल्ड रेशियो में। अगर लॉस हुआ तो यहां आएगा, तो एंट्री वुड बी पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट, टू में क्या हो जाएगा, रीवैल्यूएशन। आई होप ये भी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसके बाद लास्ट चीज आती है, देखो ध्यान से समझना, अगर कोई भी हमारी क्या है, कोई भी हमारे रिजर्व्स है, बहुत ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या हमारे क्या है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, ठीक है, या हमारे क्या है लॉसेस है, ठीक है, या जो गेन और लॉस जो अभी हमने पढ़ा है, गेन और लॉस फ्रॉम किससे, एसेट्स
एंड लाइबिलिटीज। अगर हम इनको एज इट इज, रिजर्व को भी एज इट इज बांटना नहीं चाहते, एज इट इज दिखाना चाहते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को भी एज इट इज बुक्स के अंदर दिखाना चाहते हैं, लॉसेस को भी एज इट इज दिखाना चाहते हैं। नहीं तो अभी हमने क्या बात की है, जैसे ही रेशियो में चेंज होगा ये बढ़ जाएंगे, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, अब बांटना नहीं चाहते। या जो हमारा एसेट्स और लाइबिलिटीज जो बुक्स के अंदर अपीयर, देखो एसेट की जो वैल्यू बुक में अपीयर करी है वो अलग है, लेकिन जो आज हमने रीवैल्यू की, मार्केट वैल्यू पता लगाई, वो अलग है। लेकिन हम उनको एज इट इज, जो उनकी ओल्ड बुक वैल्यू है उसी पर ही क्या करना चाहते हैं, बुक्स के अंदर शो करना चाहते हैं। मींस रिजर्व भी एज इट इज शो करना चाहते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को भी, लॉसेस को भी, एसेट्स और लाइबिलिटीज जैसी उनकी ओल्ड बुक वैल्यू थी उसी पर अपीयर करना चाहते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जितने भी रिजर्व्स है, देखो जितने भी रिजर्व्स है उनको एड अप करना पड़ेगा, ऐड कर लिया। जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं उनको भी क्या करना पड़ेगा, ऐड। और जितने भी हमारे क्या है लॉसेस, उनको क्या करना पड़ेगा, माइनस। ठीक है। और अगर गेन हुआ है किससे, एसेट से, गेन ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, उनसे हमें गेन हुआ है तो वो ऐड हो जाएगा। अगर लॉस हुआ उसको क्या किया जाएगा, माइनस। तब जाके एक नेट फिगर आ जाएगा जो भी है। ठीक है। और उसको हम, जैसे हमने गुडविल का ट्रीटमेंट किया, हम क्या निकालेंगे, गेन और सेक्रीफाइस। ठीक है। एक पार्टनर गेन कर रहा होगा, दूसरा सेक्रीफाइस कर रहा होगा, तो जो पार्टनर क्या करेगा, गेन करेगा, जो पार्टनर गेन करेगा उसको क्या किया जाएगा, डेबिट, जो गेन करेगा। और जो सैक्रिफाइस करेगा उसको क्या किया जाएगा, क्रेडिट। ये कौन सा केस हुआ, अगर हमें क्या हो रहा है, नेट इफेक्ट जो आ रहा है हमारा, वो प्रॉफिट्स आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं गाइस, प्रॉफिट्स। अगर ये नेट इफेक्ट लॉस हो गए, क्या हो गए गाइस, लॉस, तो इस एंट्री को क्या कर दिया जाएगा, रिवर्स कर दिया जाएगा। ठीक है गाइस। तो अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं, अगर क्वेश्चन आपको बोलता है आपको रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस बांटना नहीं चाहते, इसको एज इट इज दिखाना चाहते हैं, तो तीनों का आप टोटल कर लेना। ठीक है। टोटल करने के बाद जो फिगर आएगा, अगर वो पॉजिटिव आया, ठीक है, तो आप गेन और सेक्रीफाइस जैसे आप गुडविल में निकालते हो, निकालकर गेनिंग पार्टनर को जितना उसने गेन किया उसके अकॉर्डिंग उसका अमाउंट निकालेंगे, उसको डेबिट कर देंगे। और जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको हम क्या कर देंगे, उसके जो आया है उसका सेक्रीफाइसिंग शेयर, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस अमाउंट से और उससे उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। तो सेम अगर आप एसेट्स और लाइबिलिटी को भी सेम एज ओल्ड बुक वैल्यू पर शो करना चाहते हो, तो गेन आया तो सेम गेन आया, उस गेन और सेक्रीफाइस निकालकर उसके अकॉर्डिंग हम उसको डिवाइड करके उसकी एंट्री पास कर देंगे। और लॉस आया तो रिवर्स एंट्री कर देंगे। तो ये बातें आपको सारी की सारी A to Z आपको क्लियर होनी चाहिए। मैंने हर चीज आपसे इस चैप्टर की डिस्कस कर ली है। अगर आपने सारा लेक्चर सुना है तो डेफिनेटली आपको कोई भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। और गाइस कल मैं आपको इससे रिलेटेड बहुत अल्टीमेट क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, बहुत जबरदस्त होंगे। शायद आपने अभी तक देखे भी ना हो वो क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं। तो कल की वीडियो जरूर देखनी है आपको, उन क्वेश्चंस को मेरे साथ साथ जरूर करना है क्योंकि वो बहुत अच्छे क्वेश्चन है। गाइस एक आपसे छोटा सा मैं निवेदन या रिक्वेस्ट या एक फेवर चाहूंगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, हम आप लोगों को कुछ अच्छा दे रहे हैं, तो जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है नहीं कर रहे हैं तो कोई जरूरत नहीं है, फिर रहने देना। अगर आपको लगता है कि कुछ हम आपके लिए अच्छा कर पा रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक एंड कमेंट करके भी आप बताइए आपको कैसी लग रही है वीडियोस। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।